अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं एक नावल के साथ हाजिर हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। नावल का नाम है बदलती किस्मत। इसकी किस्त नंबर 1 में आज पढ़ूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो घर में दाखिल हुई तो सामने तनवीर साहब और आलिया बेगम बहुत ही गुस्से में खड़े थे। वो जानती थी कि इन दोनों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। वो लोग जो इस पर जान निछावर करते थे, आज वही इसे देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन ये बात नई नहीं थी, ये सब तो इसकी किस्मत में लिखा जा चुका था। कहाँ से आ रही हो तुम? तनवीर साहब ने रौबदार आवाज़ से पूछा। चचा ईमान और एमन के लिए कुछ चीज़ें लेने गई थी, हानिया सहमे हुए अंदाज में बोल रही थी। क्यों गई थी तुम? किसी और को नहीं कह सकती थी? अगर कोई देख लेता तो किस कदर बेइज्जती होती हमारी। घर में रहो, बच्चियां संभालो अपनी। हम नौकर नहीं हैं तुम्हारे। जहां दिल करता है मुंह उठाकर चली जाती हो। सच सच बताओ, चीजें लेने गई थी या? इससे पहले आलिया मजीद कुछ कहती, हानिया फौरन बोली, खुदा के लिए चची, मेरे किरदार पर कोई उंगली मत उठाएं। मैं आपको 1000 बार कह चुकी हूँ, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दें। मुझ पर वो इल्ज़ाम मत लगाएं जो मैंने किए ही नहीं। आंसू थे कि इसके गाल भिगो रहे थे। बकवास बंद करो। ये बात अपने शौहर से तलाक लेने से पहले सोचती। शर्म नहीं आई थी इसे छोड़ते हुए? अपना नहीं तो अपनी औलाद का ही सोच लेती। बाप की मोहब्बत से महरूम कर दिया इन्हें। आलिया बस करो और तुम जाओ अपने कमरे में। और ख़बरदार, घर से निकली कोई ज़रूरत नहीं बाहर निकलने की। तनवीर साहब स्पाट लहजे में बोले। पर चचा, हानिया ने बेबसी से इनकी तरफ देखा जो अपने कमरे की तरफ बढ़ चुकी थी। और ये चीज़ें देखकर जल्दी से नीचे आ जाओ, किचन की सफाई करो और हाँ, कुछ खाने के लिए बनाओ। जी ठीक है, हानिया बस यही कह सकी। और हाँ, खबरदार, कल की तरह आज भी अपनी बच्चियों के लिए कुछ बनाया। किचन में चीज़ें मुफ्त नहीं आती, पैसे लगते हैं। तुम्हारा बाप तो कुछ छोड़कर नहीं गया और तुम भी आकर हमारे सर पर बैठ गई हो। पता नहीं तुमसे जान कब छूटेगी। कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और इनकी बात पर हानिया बुत बनी खड़ी रही। कहती भी तो क्या, कोई भी जवाब नहीं था इसके पास। हानिया कमरे में आई तो आंखों से आंसू बिन मौसम की बारिश की तरह बरस रहे थे, जिन्हें वो बेदर्दी से साफ कर रही थी। ये ईमान आपकी चीज़ें। एमन सो रही है, जब वो उठे तब आप इसे भी देना, ठीक है मेरा बेटा? सब कुछ भुलाकर अब वो मोहब्बत से अपनी 3 साल की बेटी से बात कर रही थी। ठीक है मामा, ईमान मोहब्बत से इसे चीज़ें लेती हुई बोली। अब मैं किचन में जा रही हूँ, आपने कोई शरारत नहीं करनी और बहन को भी तंग नहीं करना। ओके मामा। शाबाश कहते हुए इसकी पेशानी पर बोसा दिया। मामा, ईमान ने इसे आवाज़ दी जो चंद कदम ही आगे बढ़ी थी। ईमान की आवाज़ पर मुड़ी। जी मामा की जान। ईमान इसके करीब बैठते हुए बोली। अभी भी इसकी आंख से आंसू गिरना रुके नहीं थे। आप क्यों रो रही हैं? ईमान ने अपने टूटे फूटे अल्फाज में पूछा और इसके सवाल पर हानिया ने इसे गले लगाया और ज़ारों के तार रोना शुरू कर दिया। इसके पास फ़िलहाल इसकी बेटियां ही इसका सहारा थी और आज ईमान ने इससे रोने की वजह पूछी तो इसे लगा वो अकेली नहीं है। इसके साथ इसकी बेटियां हैं जिनके साथ वो अपना दुख बांट सकती है। जब दिल का बोझ हल्का हुआ तो हानिया ने इसे खुद से दूर किया। ईमान ने अपने नन्हे हाथों से इसके आंसू साफ किए। मामा आप मत रोइए, ईमान ने मासूमियत से कहा। अब मामा नहीं रोएगी। हानिया इसके नन्हे हाथों को बार बार चूम कर बोल रही थी। चलें, अब देर हो रही है, मैं चलती हूँ वरना मामा को डांट पड़ जाएगी। कहते हुए फौरन उठ खड़ी हुई, क्योंकि अब वो एक पल के लिए भी ईमान के पास रुकना नहीं चाहती थी। छोड़ दो इसको, कितनी बार कहा है मत तंग किया करो।
पाकिज़ा बेगम समर और सज्जल को बोल रही थी। अम्मी, आप इसको कुछ क्यों नहीं कहती? फजूल में मेरे बाल खींच कर भाग जाता है। हाथ में जूता पकड़े सज्जल समर के पीछे भाग रही थी, जो कुछ देर पहले इसके बाल खींचकर भागा था। तुम भी तो इसको चिप्स नहीं देती। मैंने तुम दोनों के लिए बनाई थी, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं जो कब्जा किए बैठी हो। और तुम लोगों की ये उम्र है ऐसे लड़ने की? पाकिज़ा बेगम हाथ में बेलन पकड़े किचन के दरवाजे पर खड़ी बोल रही थी। अम्मी, ये मोटी खुद खाई जा रही है, मुझे नहीं दे रही, तभी बाल खींच रहा था। समर मासूमियत से बोला। झूठे इतनी सारी दी थी, तुम जल्दी अपने हिस्से की खा चुके हो और अब मेरे पर नजर रखी हुई है, पर याद रखना मैं भी तुम्हें नहीं दूंगी, समझे तुम? सज्जल इसे घूरते हुए बोली। एकदम चुप, अब तुम दोनों की आवाज मुझ तक ना पहुंचे, वरना दोनों की टांगे अब मैं खुद तोड़ूंगी, वो भी इस बेलन से। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब ये हुकूमत वाले इतवार की छुट्टी खत्म कर देंगे। हर माँ के दिल से दुआएं निकलेंगी अगर ऐसा हो गया तो। बड़बड़ाते हुए वापस किचन में दाखिल हुई। इनके अंदर जाते ही समर सज्जल के पास आया। वो जानता था अब वो मारेगा तो इसे भी अम्मी से मार खानी पड़ेगी, इसलिए इसने मोहब्बत का तरीका अपनाने का सोचा। सज्जल आप भी? समर ने मोहब्बत भरे लहजे से इसे आवाज़ दी। इसके ऐसे बोलने पर सज्जल की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या है? सज्जल चिढ़कर बोली। कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा हूँ तुम कुछ दिन से ज़्यादा प्यारी नहीं हो गई। कौन सी क्रीम लगा रही हो? वो अब इसे मक्खन लगा रहा था। मैं वैसे ही बहुत प्यारी हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है क्रीम लगाने की? सज्जल कंधे उचकाते हुए बोली। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं, तुम तो वाकई बहुत प्यारी हो। तुम्हारी तो दोस्तें भी बहुत तारीफ करती होंगी। समर अब इसे बातों में लगा रहा था। कोई ऐसी वैसी दीवानी है मेरी? बल्कि कॉलेज में तो हर लड़की मुझसे दोस्ती करना चाहती है, पर मैं किसी को लिफ्ट नहीं करवाती। वो अपनी ही धुन में मगन बड़ी फखरिया अंदाज में बता रही थी, और समर इस बात का फ़ायदा उठाते हुए इसकी सारी चिप्स खा चुका था। अच्छा बस, बहुत बोलती हो तुम, नागवारी से कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। पहले तो सज्जल ने इसे घूरा, फिर अपनी प्लेट में देखा जिसमें सिर्फ एक चिप्स इसको मुंह चढ़ा रही थी। समर के बच्चे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कहते हुए इसके पीछे भागी, पर तब तक समर बहुत दूर निकल चुका था। अम्मी, आपने अब्बू से बात की? क्या इन्होंने इजाज़त दे दी? क्या मैं नानों के घर जा सकती हूँ? हानिया ने तजस्सुस से पूछा। मैंने तुम्हारे अब्बू से बात की है, वो कह रहे थे शाम को वो खुद तुमसे बात करेंगे। अब तुम देखो वो तुमसे क्या बात करते हैं। पाकिज़ा बेगम ने तफसील से बताया। अम्मी, आपको क्या लगता है अब्बू जान मान जाएंगे? देखो हानिया, मैं ये बात यकीन से नहीं कह सकती। तुम जानती हो कि तुम्हारे अब्बू चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दी जाए, बस जितना पढ़ लिया काफ़ी है। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? आप भी ये बात जानती हैं कि मैंने कितनी मेहनत की पढ़ाई पर। अब्बू को कभी मेरी फीस नहीं देनी पड़ी। हर साल मुझे वजीफे के पैसे आते हैं, मैं इन्हीं में अपनी बुक्स लेती हूँ। हानिया, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें पढ़ाई से नहीं रोका, लेकिन तुम जानती हो तुम्हारे के ख़ानदान में लड़कियाँ 12 जमात से ज़्यादा नहीं पढ़ती, लेकिन इन्होंने तुम्हें मास्टर्स करवाया। पाकिज़ा बेगम शनवारी साहब के दिफा में बोली। अम्मी, ये बात आप भी जानती हैं कि अब्बू ने मुझे कैसे इजाज़त दी थी। 2 दिन तक इनकी मिन्नत समाजत करती रही, इनकी सब शर्तें मानी, फिर कहीं जाके इन्होंने इजाज़त दी। और आप खुद बताएं, अगर मैं कुछ बनी तो किस कदर अच्छी बात होगी। सब खानदान वाले मुझ पर फख्र करेंगे। अगर इस छोटे से शहर में कोई CSS करवाने वाली एकेडमी होती तो मैं नानों के घर जाने की जिद कभी ना करती। हानिया दुख से बोली। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरी होगी। अम्मी, आप मेरे साथ हैं तो मेरे लिए सब अच्छा ही होगा। हानिया ने इनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा। मेरी बच्ची माँ तो आखिरी दम तक अपनी औलाद के साथ होती है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो।
पाकिज़ा बेगम हानिया की पेशानी पर बोसा देते हुए बोली। इनकी बात पर हानिया मुस्कुरा दी। अच्छा, ये सज्जल कहाँ है, नज़र नहीं आ रही? पाकिज़ा ने सज्जल की गैर मौजूदगी को महसूस करते हुए पूछा। अम्मी, वो नीचे चचा की तरफ गई हैं महानूर के साथ पढ़ने, हानिया ने आगाह किया। कितनी बार कहा है मत जाया करो नीचे, लेकिन मेरी तो कोई बात नहीं सुनता। अम्मी, क्या हो गया है? चचा हैं वो हमारे, और किस कदर प्यार करती हैं चच्ची हमसे, और आप कहती हैं हम ना जाया करें। ऐसा तो नहीं होता ना, तुम लोग नहीं जानते, वो तुम लोगों से दिल से मोहब्बत नहीं करते, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। हकीकत इसके बरअक्स है, लेकिन मेरी औलाद ये बात कभी नहीं समझेगी। पाकिज़ा बेगम दुख से बोली। अम्मी, आप अपने दिल से सब बदगुमानियां निकाल दें। चच्ची हमसे वैसे ही प्यार करती है जैसे वो मानूर से करती हैं। आप मेरा यकीन करें। पता नहीं हानिया, मेरे दिल से ये वहम नहीं निकलता। अच्छा, ये बात छोड़ें अम्मी, मैं आपके लिए मज़ेदार चाय बना कर लाती हूँ। हानिया मुस्कुराते हुए उठी। बिल्कुल नहीं, नहीं, तुम किचन में नहीं जाओगी। किस कदर गर्मी है, मैं खुद ही बना लूँगी, तुम बैठो। पाकिज़ा बेगम ने इसे हाथ थाम कर वापस बिठाया। अम्मी, मैं अब बच्ची नहीं हूँ और मुझे थोड़ी बहुत गर्मी बर्दाश्त तो करने दिया करें। जब वक्त आएगा सब बर्दाश्त कर लेना, सीख लोगी तब। मोहब्बत से इसके रुखसार को सहलाते चली गई। हानिया काफ़ी देर से शनवारी साहब का इंतज़ार कर रही थी। एक खौफ भी था कि अगर इन्होंने इनकार कर दिया तो इसके ख्वाब चिकनाचूर हो जाएंगे। इसने मैट्रिक के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी थी कि इसे अपने मामू की तरह CSS ऑफिसर बनना है, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करना है। इनके ख़ानदान में लड़कियों की छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती है, लेकिन शनवारी साहब ने अभी तक इसकी शादी नहीं की थी और ना ही इस बात पर अभी तक तवज्जो दी थी। लेकिन इसे लगा था कि अब वो इसकी शादी करना चाहते हैं। अभी वो अपने ख्यालों में खोई कमरे में चक्कर लगा रही थी कि इसे कमरे में शनवारी साहब आते दिखे। इनको देखते ही हानिया ने अपना दुपट्टा सेट किया और सर झुकाकर इन्हें सलाम किया। शनवारी साहब ने संजीदगी से इसकी तरफ देखा और सामने कुर्सी पर विराजमान हो गए। बैठो, इन्होंने अपने मखसूस अंदाज में इसे हुक्म सादर किया। इनकी आवाज़ पर हानिया फौरन सर झुकाए इनके सामने बैठ गई। तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि तुम अम्मा जी के घर जाना चाहती हो, इन्होंने संजीदगी से पूछा। जी अब्बू, हानिया ने अदब से जवाब दिया। और तुम ये भी जानती हो कि हमारे यहाँ लड़कियाँ शहर से बाहर पढ़ने नहीं जाती। वैसे भी तुमने मास्टर कर लिया है, क्या ये काफ़ी नहीं है? और तुम्हारी उम्र की हर लड़की की शादी हो चुकी है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहते इनके कदमों में बैठ गई। अब्बू प्लीज़, मेरी ये आखिरी ख्वाहिश समझ कर मान लीजिए। आप जानते हैं मुझे CSS करने का किस कदर शौक़ है। अब्बू प्लीज़ मेरी बात मान लें, सिर्फ 1 साल की बात है। अगर यहाँ कोई अच्छी एकेडमी होती तो मैं आपको कभी तंग नहीं करती। प्लीज़ अब्बू, मुझे जाने दें। हानिया ने इल्तिजा की। अच्छा उठो और इधर बैठो मेरे पास। इनकी आवाज़ में अब की बार नरमी थी। हानिया खामोशी से इनके बराबर में आकर बैठ गई। अब इसे इनके सुनाए जाने वाले फैसले का इंतज़ार था। आज की एपिसोड यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।